वेरी गुड मॉर्निंग डियर बच्चों। आज मैं आपको मोटिव अभिप्रेरकों के बारे में कुछ बताऊंगा। वैसे प्रथम मोटिव्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन इस वर्ष आपको मोटिव्स के कारण किस तरीके से मोटिव्स में किस प्रकार की कमी से व्यक्ति कैसे अमान्य हो जाता है, इस रेफरेंस में इस चैप्टर को पढ़ना है। इनफैक्ट अगर हम मोटिव्स की बात करें तो अगर हमें समायोजन के मनोविज्ञान को अगर समझना है तो उसके लिए हमें मोटिव को समझना बहुत जरूरी है, या अभिप्रेरण को समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिव्स आर नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट। या सिंपल शब्दों में कहें अगर कि अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण का अर्थ किसी व्यक्ति के लक्ष्य उन्मुख व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जान्वित करना होता है। मोटिवेशन का मूल कार्य यही होता है कि व्यक्ति को वह लक्ष्य की ओर निर्देशित करे। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि स्टेट ऑफ हार्मनी प्रिवेल्स इन ड्राइव्स, मोटिव्स एंड आइडियल्स। The wishes and aspirations are adequately attained. The desires and actions are in conformity with the demands and standards of a social group. हमें अच्छी तरह से मालूम है कि एक संतुलन की जहाँ तक बात की जाए कि सभी जो हमारी जो हम जिस तरफ कार्य करने के लिए उद्वेलित हैं, हमारी जो ड्राइव है, हमारा जो प्रणोद है, या हमारी जो अभिप्रेरणाएं हैं, या हमारे जो आदर्श हैं, अगर इनके बीच में एक हार्मनी रहती है, एक संतुलन रहता है, तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है। और ये आकांक्षाएं और इच्छाओं की जो पूर्ति है वह जो समाज के जो समाज की आवश्यकताओं और एवं समाज के मानकों के आधार पर एक तरह से समरूपता लिए होती है कि जैसा समाज चाह रहा है, समाज की जैसे आवश्यकताएं हैं, या समाज की जो ज़रूरतें हैं, या समाज के जो मानक बने हुए हैं, और वो वो सारी इच्छाएं समाज के अकॉर्डिंगली हम अटेन कर पाते हैं, हम प्राप्त कर पा सकते हैं। जैसे हमें मालूम है कि शायद कोई एक ट्रेन रेल का इंजन चलने, या अगर कोई ट्रेन का इंजन चल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक पावर जरूर काम करता है। अगर उस पावर को हटा दिया जाए तो उस ट्रेन इंजन का कोई कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से व्यक्ति की क्रियाओं के पीछे भी कुछ शक्ति होती है, जिसे हम मनोविज्ञान में प्रेरणा कह सकते हैं। प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो वो किसी कार्य को करने का बहुत, इस अर्थ में भी किसी उत्तेजना को हम प्रेरणा कह सकते हैं, क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। सो ये बेसिकली जो मोटिवेशन वर्ड है, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड था मोटम, जिसका मीनिंग होता है मूव, मोशन, ओके, गति। फेंडरसन, कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, और कुछ कई भी बात बताना चाह रहा हूँ उनके द्वारा, कुछ अभिप्रेरणा के बारे में जो कहा गया उसकी बात चर्चा करना चाह रहा हूँ। फेंडरसन ने कहा था कि सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। तो ये दिस इज अ मोटिवेशन कि अगर हमें सफलता मिलेगी तो हम और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से गुड ने भी कहा है कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को भी प्रेरणा कहते हैं। इसी प्रकार से लॉवेल ने भी कहा कि अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रादुर्भूत होती है, उत्पन्न होती है। ये एक ऐसे क्रिया की और गतिशील होती है जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। इसके बारे में और अभी डीपली समझने की कोशिश करेंगे। मनोवैज्ञानिक अर्थ के आधार पर अगर ये कहें
जो गुड की मनोवैज्ञानिक अर्थ के आधार पर प्रेरणा क्या होती है? तो यहाँ बहुत स्पष्ट है कि ये केवल एक आंतरिक उत्तेजनाओं से संबंधित होता है, जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। ये कह सकते हैं कि प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अ, ऐसा भी कहा जा सकता है जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ये एक अदृश्य शक्ति होती है, एब्स्ट्रैक्ट पावर व्हिच कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड, जिसको देखा नहीं जा सकता और केवल केवल अनुमानित व्यवहार को देखकर, इस पर होने वाले आधारित का व्यवहार को देखकर हम उसको उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार का काम कर सकता है व्यक्ति। सो जहाँ तक बात की जाए, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से यंग ने भी एक परिभाषा दी थी कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास को पोषण करने और उसकी विधियों को नियमित करने से है, या ये कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग एक्शन, सस्टेनिंग द एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस इन रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ द एक्टिविटी। इसी प्रकार से ब्लेयर जोन्स सिम्पसन ने भी एक परिभाषा दी थी। उन्होंने ये कहा था कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर इंटरनल एनर्जाइजेज और नीड्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेरियस गोल ऑब्जेक्ट्स इन हिज अचीवमेंट। प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है। एक बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए वुडवर्थ, उन्होंने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, अचीवमेंट इज इक्वल टू एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। इसका मतलब ये हुआ कि योग्यता और प्रेरणा से हमें निष्पत्ति या निष्पादन प्राप्त होता है। प्रेरणा से व्यक्ति की योग्यता का विकास होता है और योग्यता तथा प्रेरणा मिलकर ही किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैकडूगल भी एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। उनका ये कहना था कि मोटिव्स वो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मोटिव्स आर कंडीशंस, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल विद इन द ऑर्गेनिज्म दैट डिस्पोज इट टू एक्ट इन सर्टेन वेज। गिलफर्ड की एक परिभाषा है कि प्रेरणा एक कोई विशेष आंतरिक दशा या कारक है जो क्रिया आरंभ करने और बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। A motive is any particular internal factor or condition that tends to initiate and to sustain the activity. So सारी परिभाषाओं को देखें तो कुछ तथ्य हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक इंटरनल फैक्टर, ये एक ऐसी इंटरनल कंडीशन होती है जो किसी कार्य को या व्यवहार को प्रारंभ करने की प्रवृत्ति को जागृत करती है और साथ में ये व्यवहार की दिशा और मात्रा को भी निश्चित करती है। सो ये बच्चों मोटिव्स हुआ कि एक ऐसे इंटरनल कंडीशन होती है ह्यूमन के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर कह सकते हैं, ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स सभी के अंदर। ये एक ऐसी इंटरनल स्टेट होती है जो जो किसी कार्य को शुरू करे, किसी बिहेवियर को शुरू करने करने के लिए एक्टिवेट करने का काम करता है और साथ में ये भी तय करता है कि जो ये बिहेवियर या ये एक्टिविटी है इसका डायरेक्शन क्या होगा और कितनी क्वांटिटी में, किस इंटेंसिटी के से ऐसा बिहेवियर या ऐसी कोई एक्टिविटी की जाएगी। सो बच्चे की बात समझ में आई। और अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो मुझे बहुत स्पष्ट लगता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हम कोई भी काम क्यों करते हैं। सो इट्स वाई ऑफ द बिहेवियर। ये कह सकते हैं कि हम कोई व्यवहार क्यों करते हैं। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जीव की क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है और सक्रिय करती है, एक्टिवेट करती है किसी काम को करने के लिए। The psychological feature that arouses an organism to action towards a desired goal. It is the reason for the action that gives the purpose and direction of the behavior. So मुझे लगता है मोटिवेशन क्या होता है, इसको आपको थोड़ा कुछ कंसेप्ट
अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा मोटिवेशनल साइकिल की। सो मोटिवेशनल साइकिल के चार पार्ट्स हैं और कंटिन्यूसली स्टार्टिंग विद द नीड्स। नीड्स की बात की जाए, आवश्यकताएं। और दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज ड्राइव, अंतर्नोद भी कहते हैं, चालक भी कहते हैं। ओके, और तीसरा इंसेंटिव एंड फोर्थ इज द गोल। तो ये एक मोटिवेशनल साइकिल है। इसका बेसिकली तो इसके अंदर तीन एस्पेक्ट्स थे। ओके, और चौथा गोल भी लास्ट में फिनिश हो जाता है। गोल होने के बाद फिर नया मोटिवेशनल साइकिल चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसके बारे में बात करूंगा। बेसिकली आवश्यकताएं क्या होती है? जब व्यक्ति के शरीर में किसी चीज की कमी या अति की अवस्था हो जाए तो एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं आवश्यकता। शरीर में किसी चीज की कमी, आवश्यकता बेसिकली व्यक्ति में किसी कमी की पूर्ति का द्योतक होती है। वुडवर्थ ने तो इसके रेफरेंस में ये भी कहा कि कमी या अति की शारीरिक अवस्था को आवश्यकता कहा जाता है। शारीरिक अवस्था को आवश्यकता कहा जा सकता है। जैसे व्यक्ति को जब प्यास लगती है तो स्पष्ट है कि आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है कि सेल्यूलर डिहाइड्रेशन हो जाता है, कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है और पानी में कमी की पूर्ति के लिए व्यक्ति पानी की आवश्यकता का अनुभव करता है। यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से दो आवश्यकताओं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक फिजिकल नीड्स है, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, शारीरिक या जैविक आवश्यकताएं, दूसरी मनोसामाजिक या साइको सोशल नीड्स कहते हैं। जहाँ तक नीड्स की बात की जाए तो हंगर, थर्स्ट, रेस्पिरेशन, एलिमिनेशन, ये कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे भोजन, जल, वायु व मल मूत्र विसर्जन, ये कुछ शारीरिक और जैविक आवश्यकताएं होती है। और मनोसामाजिक अवस्थाओं की जहाँ तक बात आवश्यकताओं की जहाँ तक बात की जाए उसमें सेल्फ एस्टीम कह सकते हैं। ओके, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कह सकते हैं। सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान, सुरक्षा, एफिलेशन, स्नेह प्राप्त करना या आसक्ति जिसे कहते हैं। अगर ये आवश्यकताएं बेसिकली जैसे ये नीड्स हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल स्टेट के अंदर प्रोड्यूस हुई तो ये एक तरह से व्यक्ति के अंदर एक टेंशन उत्पन्न करती है। और जब तक व्यक्ति की उसकी पूर्ति नहीं हो जाती, उस आवश्यकता की, उस कमी की पूर्ति नहीं हो जाती, जब तक ये टेंशन बरकरार रहती है और व्यक्ति को उस कमी को पूरी करने के लिए प्रेरित करती रहती है। सो need can be defined as intention within an organism which tends to organize the field of organism with respect to certain incentives of goals and initiate activity directed towards their attainment. दूसरा जो फैक्टर है मोटिवेशनल साइकिल का, जिसे ड्राइव कहा गया है, जब भी व्यक्ति या किसी जीव में आवश्यकता की उत्पन्न होती है तो स्वतः ही उसके अंदर क्रियाशीलता, एक्टिविटी बढ़ जाती है। वह पहले से अधिक एक्टिव हो जाता है, टेंशन में मालूम लग पड़ता है। ये व्यक्ति की जो आवश्यकता है, व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न की जाती है। और ये जो तनाव है जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे ही हम प्रणोद या चालक कहते हैं। अंतर्नोद, प्रणोद या चालक, ड्राइव का मतलब यही है। सो आवश्यकताओं से प्रणोद, अंतर्नोद उत्पन्न होता है। जैसे भूख की आवश्यकता में हंगर ड्राइव प्रोड्यूस होगी, प्यास की अवस्था में थर्स्ट ड्राइव, प्यास प्रणोद उत्पन्न होगा। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स के अलावा भी कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी हैं। जैसे सॉरी, जीवन में ऊंची से ऊंची उपलब्धि प्राप्त करने की आवश्यकता, दूसरों पर आधिपत्य जमाने की आवश्यकता, हायर अचीवमेंट, नीड्स फॉर द हायर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर डोमिनेंस, किसी पर अधिकार से आधिपत्य जमा लें। इन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में भी साइकोलॉजिकल ड्राइव या कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रेरक मनोवैज्ञानिक चालक या अंतर्नोद या प्रणोद उत्पन्न होते हैं। सो ये कहा जा सकता है ड्राइव इज ए स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट स्टिमुलस दैट डिमांड्स एन एडजस्टिव रिस्पॉन्स।
ये कह सकते हैं, शेफर ने कहा था इस सेंटेंस को कि ड्राइव इज स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट स्टिमुलट दैट डिमांड्स एन एडजस्टिव रिस्पॉन्स। कि प्रणोद वह शक्तिशाली एवं सतत उद्दीपक है जो किसी समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है। यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा उद्दीपक है ड्राइव जिससे व्यक्ति समायोजन कर सके, समायोजन की अनुक्रिया कर सके, एडजस्टिव रिस्पॉन्स कर सके। इंसेंटिव कहा गया है प्रोत्साहन, और प्रोत्साहन कई तरीके से हो सकता है। बेसिकली प्रोत्साहन को उद्दीपक भी कह सकते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्टिमुलस। ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्राप्त होने वाली ऐसी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो ऑर्गेनिज्म को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और ड्राइव में कमी हो जाती है, प्रणोद या अंतर्नोद में कमी हो जाती है। सो जैसे भूख की पूर्ति के लिए भोजन अगर मिल जाए, प्यास की पूर्ति के लिए पानी अगर मिल जाए, ओके, तो इससे उसकी आवश्यकता पूरी हुई, साथ में उसकी जो ड्राइव जनरेट हुई थी वह भी संतुष्टि होती है। और भाई जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए पानी या जो लक्ष्य होता है वो एक प्रोत्साहन का कार्य करता है, दैट इज एन इंसेंटिव। तो अगर जैसे ही उसको पानी मिल जाता है प्यासे व्यक्ति को, उसकी आवश्यकता पूरी हो गई और साथ में उसके प्रणोद में भी कमी हो गई। सो इंसेंटिव्स मिलने के बाद ये कह सकते हैं व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करता है। कई जगह मोटिवेशनल साइकिल्स के 3 टायर बताए गए हैं। इंसेंटिव और गोल दोनों एक ही साथ में मिक्स करके पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप यहाँ इसको 4 पार्ट से पढ़ सकते हैं बिकॉज़ दोनों ये इंसेंटिव्स प्राप्त होने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अब ये जो गोल है वो भी हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव गोल्स वो होते हैं जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। जैसे भोजन की, पानी की आदि ये चीज़ें ऐसी होती है कि इसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तभी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और नेगेटिव गोल भी होते हैं, जैसे जिससे उसके दूर रहने की आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे पनिशमेंट, जैसे आईज़ में डायरेक्ट अगर कोई रोशनी डाले, अत्यधिक से अ, हाईली अगर अत्यधिक तापमान बढ़ा हुआ है, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो देखिए अत्यधिक सर्दी है उससे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो ये मोटिवेशनल साइकिल एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये ड्राइव से तो उत्पन्न होती है, ओके, और उसके बाद ये आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है और उसके बाद ड्राइव जनरेट होता है, इंसेंटिव प्राप्त करता है और लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, और जैसे ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है नई आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है। फिर वापस इस प्रोसेस में चलता रहता है व्यक्ति। इसे आवश्यकताओं के बाद वो ड्राइव या जो प्रणोद है उसके द्वारा प्रेरकों को प्राप्त करता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है प्रेरकों के आधार पर, और लक्ष्य को प्राप्त करते उसकी नई आवश्यकताएं जन्म ले लेती है। एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसा समझा सकता हूँ कि आपके अंदर एक आवश्यकता हुई कि आपको एक स्कूटी की आवश्यकता थी। ठीक है, तो आपने स्कूटी की आवश्यकता के लिए अपने आप को प्रणोद जनरेट किया, आपने इंसेंटिव स्कूटी का को प्राप्त करने के लिए अपने पेरेंट्स से पैसे लिए या आपने खुद ने खुद अर्निंग करी और उसके बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, आपने स्कूटी को प्राप्त कर लिया, आपकी आवश्यकता पूरी हो गई। अब ये व्यक्ति को जब तक प्रेरित करता, जहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन की बात की जाए, सो बहुत स्पष्ट रूप से नजर आता है कि मोटिवेशन एक लक्ष्य निर्धारित निर्देशित व्यवहार होता है, ओके, और उसके बाद ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन, इज़ अ गोल ओरिएंटेड गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। मोटिवेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन
may be considered in totality. Motivation converts abilities into performance. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं अभिप्रेरकों की। उसमें जैसे कि ये जो अभिप्रेरण है वो हमेशा लक्ष्य निर्देशित होता है, लक्ष्य की ओर डायरेक्ट करने वाला होता है। एक सतत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये धनात्मक या ऋणात्मक या सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, या एक समग्रता लिए होता है। और उसका जो मुख्य कार्य है ये व्यक्ति की योग्यताओं को परफॉर्मेंस में चेंज करने का काम करता है। ये बड़ा दूसरा जो एक एस्पेक्ट है इस चैप्टर में जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ मोटिव्स। देखा जाए तो दो तरह के मोटिव्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। प्राइमरी मोटिव्स आर द इनबॉर्न मोटिव्स एंड सेकेंडरी मोटिव्स आर आल्सो कॉल्ड एज ए एक्वायर्ड मोटिव्स। प्राथमिक जो मोटिव्स होते हैं वो जन्मजात होते हैं, अभिप्रेरक, प्राथमिक अभिप्रेरक। और द्वितीयक अभिप्रेरक है वो अर्जित होते हैं। अर्जित का मतलब सोसाइटी से जिसे प्राप्त किया है। प्राइमरी मोटिव्स में आए हंगर, थर्स्ट, एस्केप फ्रॉम पेन, सेक्स, एलिमिनेशन, ओके, भूख प्यास, डर से बचना, काम और एलिमिनेशन मोटिव। इस प्रकार के प्राइमरी मोटिव्स हैं। ये जन्म से ही शरीर में विद्यमान होते हैं। इसके बारे में थ्योरेटिकल सारा नॉलेज आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जब हमने हंगर की और थर्स्ट की और थ्योरीज को हमने पढ़ा था। लोकल स्टिमुलस थ्योरी बाय कैनन एंड वॉशबर्न, ओके। इसके बाद सेल्यूलर डिहाइड्रेशन की बात की थी। ये सारे कुछ फैक्टर्स को हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब बेसिक बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जन्मजात जो अभिप्रेरण है वो जन्म से ही शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। और सेकेंडरी जो मोटिव्स हैं सोशियोजेनिक कह सकते हैं, साइको सोशियोजेनिक कह सकते हैं। दे आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सो ये भी तीन तरह के हो सकते हैं। वन इज साइकोलॉजिकल, देन सेकंड इज सोशल एंड थर्ड इज हाईली पर्सनल। ये जो द्वितीयक अभिप्रेरक हैं ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यक्तिगत। सो जब मनोवैज्ञानिक की बात की जाए तो सिक्योरिटी की बात की जा सकती है कि सुरक्षा चाहिए, आज़ादी चाहिए, फ्रीडम, एडवेंचर, ये सब साइकोलॉजिकल मोटिव्स हैं। सोशल मोटिव्स में बात करें तो सामाजिक अप्रूवल, सामाजिक स्वीकारता, सोशल एफिलिएशन, सामाजिक जुड़ाव, ग्रिगेरियसनेस, एक्वाइजेशन, ये कुछ प्रकार के मोटिव्स हैं जो सामाजिक है। पर्सनल की बात करते हैं जहाँ कॉम्पिटेंसीज की बात की जाती है, योग्यताओं की बात की जाती है, जिसमें व्यक्तिगत योग्यताओं की बात की जाती है। आत्म प्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वैल्यूज, आत्म मूल्य, अचीवमेंट्स, ओके, उपलब्धियां, ये सारे प्रकार हैं। ये मोटिव्स के टाइप्स हैं। आपके सिलेबस में बेटा बहुत डीपली नहीं है, थोड़ा सा ये इनकी थ्योरीज वगैरह नहीं है कि ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता। सो प्राइमरी मोटिव्स में हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप, एलिमिनेटिव, भूख प्यास, ओके, नींद, काम और मल मूत्र त्याग, ये सारे मोटिव्स आते हैं। और जहाँ तक सोशल मोटिव्स की बात की जाती है तो सोशल मोटिव्स में नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, उपलब्धि की आवश्यकताएं। सेकेंडरी मोटिव्स की जहाँ तक बात की जाती है उसमें उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, सत्ता की आवश्यकता, आक्रमणशीलता की आवश्यकता, अनुमोदन की आवश्यकता, ये कुछ आवश्यकताएं, ये मोटिव्स हैं। बच्चों अब इसकी बहुत सारी थ्योरीज भी हैं मोटिवेशन की जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आप एमए साइकोलॉजी करते हैं तो मैं बहुत सारी थ्योरीज को बताऊंगा आप लोगों को, जिसमें से कुछ मुख्य थ्योरीज के नाम आपको बता रहा हूँ कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से। इंस्टिंक्ट थ्योरी, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। इसी प्रकार से रॉबर्ट वुडवर्थ ने प्रणोद का सिद्धांत पे ड्राइव की थ्योरी दी थी, ओके। और फिर प्रोत्साहन का सिद्धांत था, बॉल्स के द्वारा दिया हुआ था, इंसेंटिव थ्योरी। इसके अलावा
एक सोलोमन का भी सिद्धांत था, अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। फिर एक ऑप्टिमल थ्योरी, लेवल थ्योरी था। एक मैस्लो की थ्योरी थी, जिसे मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वाली आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। जिसमें मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, नीड हायरार्की थ्योरी। इसके अलावा वेक्टर बैलेंस थ्योरी थी कर्ट लेविन की। गोल सेटिंग थ्योरी थी लॉके और लॉथम की। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी थी रेयॉन और डेसी की। ये कुछ थ्योरीज हैं। इसके अलावा इथोलॉजिकल थ्योरीज भी हैं बहुत सारी, जो आपके कोर्स में नहीं है। आप एमए करेंगे तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। सो यहाँ कुछ बात हुई टाइप्स ऑफ मोटिव्स की। अब मैं बच्चों आपको मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, उसको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैस्लो का क्या कहना था नीड हायरार्किकल थ्योरी के बारे में। सो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बात करूँ कि इस नीड हायरार्की थ्योरी के मैस्लो के अनुसार इसके अंदर आत्मसिद्धि प्राप्त करना, शरीर क्रियात्मक सुरक्षा, आत्मीयता, सम्मान, आत्मसिद्धि। जब हमारी हंगर, थर्स्ट, सेक्स, शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, अब तो हम सेफ्टी की बात करते हैं, फिर लोगों से जुड़ने की बात करते हैं, समाज में सम्मान की बात करते हैं, और ये जब सब प्राप्त हो जाती है तो हम लोग फाइनली आत्मसिद्धि की ओर अग्रसित होते हैं। बट ये प्रश्न है कि ये मोटिवेशन का जो चैप्टर है, ये तो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, पुनः सेकंड ईयर में अब साइकोपैथोलॉजी में क्यों आया। सो बेसिकली यहाँ मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये एक मॉडल के द्वारा डेवलप किया है, ये मैंने आप लोगों के लिए डेवलप किया है, ओके, कि जिससे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। सो यहाँ इस मॉडल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपने देखा था मोटिवेशनल साइकिल के 4 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले नीड्स होती है, आवश्यकताएं होती है, और फिर चालक होते हैं, ड्राइव्स, प्रणोद या अंतर्नोद जिसे कहा गया है ड्राइव, और थर्ड एस्पेक्ट होता है इंसेंटिव, और चौथा लक्ष्य। सो मैं किसी एक आवश्यकता की बात कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ आवश्यकताओं की। ओके, व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता हुई, उसके कारण वो प्रणोद में गया, और प्रणोद से उसके अंदर ऐसी एक एनर्जी जनरेट हुई जिससे कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। और उसमें प्रेरकों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार वस्तु जिसकी वो व्यक्ति आवश्यकता महसूस कर रहा है, जैसे ही वो प्राप्ति हो जाती है, जिसके लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, और वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। सो बेसिकली जब भी व्हेनेवर देयर इज ए इम्बैलेंस, कभी भी संतुलन नहीं होगा। जैसे आवश्यकता आई शरीर के अंदर, हमारे सोच में कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, और हमारे अंदर एक इम्बैलेंसिंग सिचुएशन हो गई, और हमने ड्राइव की तरफ प्रणोद हुए, हमने एनर्जाइज किया अपने आप को, और उस किसी इंसेंटिव के माध्यम से हमने लक्ष्य को प्राप्त भी कर दिया। लक्ष्य प्राप्त अगर हो जाता है, व्हेन गोल इज अचीव्ड, तो हम बड़े सफल अपने आप को फील करते हैं, और लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो असफल फील करते हैं। सो यहाँ मैं बता दूं, जैसे अगर सफलता प्राप्त हो गई, आपको एक लक्ष्य प्राप्त हो गया, तो आपको अच्छा लगेगा, आप हैप्पी होंगे। ओके, आपके अंदर खुशी होगी, जॉय होगा, प्लेजर होगा। ओके, आपके अंदर स्नेह बढ़ेगा, लव बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, आपकी लाइफ में फन आ जाएगा, सफलता आ गई, आप दोस्ती करना शुरू कर देंगे, फ्रेंडशिप्स करना शुरू कर देंगे। ओके, सो दिस विल कम ऑल इन योर हेड after getting the success, and definitely after getting these things in your head, you will be smarter, you will be happy, you will be beautiful, you will be strong, you will be brave, you will be cold hearted, you will be optimistic, you will be energetic, you will be competitive, you will be intelligent, you will be power. ओके, बहुत बहुत सारी बातें सफलताओं से हमारे अंदर जनरेट हो जाती है, और हम समाज के अकॉर्डिंगली बिहेव करना शुरू करते हैं, जो सामान्यतः सभी व्यक्ति करते हैं। उसे हम नॉर्मल बिहेवियर कहते हैं, सामान्य व्यवहार कहते हैं। और जहाँ तक बात की जाए, अगर लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहते हैं,
देन व्हाट हैपन्स? अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, व्हेन वी आर फेल टू अचीव द गोल, वी विल कॉल इट एज ए अनसक्सेसफुल, हम अनसक्सेसफुल रहे, then what happens? Then several psychological elements are presenting in our brain that will come in your head, in your brain. So what are the things? Yes, आप एंजाइटी में चले जाएंगे, दुश्चिंता में, निराशा में, तनाव में, डर में, टेंशन में, रेस्टलेस हो जाएंगे, फोबिया हो जाएगा, दुर्बीती हो जाएगी, असामाजिक व्यवहार करेंगे, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, अपसेट हो जाएंगे, एप्रिहेंसिव हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशंस, कुंठा आ जाएगी। ये इतनी सारी बातें इसके अंदर असफल होने से हमें हमारे अंदर जनरेट हो जाती है। विल बी कंफ्यूज, वी मे हैव सम पेरेंटिंग इश्यूज, और से आपके लिए एडजस्टमेंट के इशू हो जाएंगे, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, क्रोनिक इलनेस हो जाएगा, पैनिक अटैक्स हो जाएंगे, इंसोम्निया, नींद की कमी हो जाएगी, दुश्चिंता हो जाएगी, झूठ बोलना शुरू कर देंगे, ओके, डिप्रेशंस, निराशाजनक स्थितियों में चले जाएंगे, मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर लेंगे, मूड के स्विंग्स हो जाएंगे, कभी तो मूड अच्छा रहता है, कभी खराब हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल क्राइंग, बिना बात के रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे, ओके, ये सारी चीजें, दीज आर द एबनॉर्मल बिहेवियर। सो देखिए, बात एक छोटी सी शुरू हुई थी कि किस प्रकार की आवश्यकताओं से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और अगर लक्ष्य को प्राप्त करके सफल हो जाते हैं तो हमारा व्यवहार नॉर्मल हो जाता है, और अगर असफल होते हैं, पुनः प्रयास करते हैं आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, ओके, सो समटाइम दीज फैक्टर्स आल्सो स्टिमुलेट टू अचीव द गोल अगेन, और यही होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस साइकिल से बाहर ही निकल जाएं कि लक्ष्य से अपने आप को असफल ही मान लिया, और असफल मान के, और तो हमारा व्यवहार असामान्य व्यवहार हो जाएगा। बच्चों, मैंने मोटिवेशन चैप्टर को आज आपको समझाने की कोशिश करी है। थोड़ा सा रिवाइव करा दूं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली कि मोटिव्स क्या होते हैं। एक लक्ष्य निर्देशित, एक इंटरनल स्टेट ऑफ द बॉडी होता है जो कि व्यवहार को निर्देशित करने का, लक्ष्य की तरफ निर्देशित करने का कार्य करता है। और मोटिव्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव्स। और देखिए, अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो नॉर्मल बिहेवियर होता है, और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो एबनॉर्मल बिहेवियर जनरेट हो जाता है। मैं यह बता दूं, ये कुछ मैंने लाइंस बनाई है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे, ये बड़ा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ऐसा नहीं कि एक सिंगल लाइन है कि इसके इस तरफ व्यक्ति नॉर्मल है और इस तरफ है वो एबनॉर्मल है। ये लाइन है, व्यक्ति इसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी इधर चला जाता है, कभी असामान्यता की तरफ, कभी सामान्यता की तरफ। तो लेटर ऑन मैं क्लास में आपको बताऊंगा कि सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार में अंतर क्या होता है, कि कैसे अंतर करेंगे कि ये सामान्य है और ये असामान्य है। तो फिलहाल इस बात को समझने के लिए तीन एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है, एक फ्रीक्वेंसी, एक इंटेंसिटी और एक ड्यूरेशन, जिसको कहते हैं एक आवृत्ति, एक तीव्रता, और कितने समय के लिए हुआ है। कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी, एबनॉर्मल का मतलब आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, पुराने वीडियोस को आप पुनः देखें, बार बार देखें, ओके, तो आपको समझ में आएगा कि असामान्यता क्या होता है। असामान्यता एक जो सामान्य से हट के व्यवहार होता है, जो समाज में स्वीकार्य नहीं होता, उस व्यवहार को हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। तो नॉर्मल किसको माना गया है, ओके, कल्चरल वाइज डिफरेंसेस होते हैं, ये लास्ट क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन यहाँ समझ लें कि अगर हम हमारे अंदर हम ये जो मोटिवेशनल साइकिल के द्वारा हम लक्ष्य को प्राप्त करके और सफल हो